हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिलसिलेवार फिजिक्स के टॉपिक्स जो क्लास 12 के हैं चैप्टर 1 से मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का एक एक टॉपिक को क्लियरली और एक्सप्लेन करके अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग फिजिक्स का ये टॉपिक सब देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं और सीख सकते हैं। आज मैंने शुरुआत की है वीडियो की। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है और वो आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और उसे आप लोगों को पढ़ना भी है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का जो टॉपिक है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बात, चार्ज से संबंधित बातें आएंगी। तो हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे पहले जानना चाहेंगे वो ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो पढ़ने का सबसे पहला टर्म होगा या पहला टॉपिक होगा वो क्या है, तो उसे हम कह सकते हैं चार्ज। चार्ज से ही रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आप लोग चार्ज को भली भांति पहले से भी जानते होंगे कि चार्ज है क्या। ये दो किस्म का होता है, इसके बारे में भी आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चार्ज किसी भी बॉडी में किसी भी मटेरियल में प्रेजेंट हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ही होता है स्थिर वैद्युतिकी, मतलब जो स्थिर चार्ज हो उसके बारे में बात करते हैं। चार्ज के बारे में आप लोगों ने ये भी जाना होगा कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी से किसी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र जो किया जाता है तो उस हालात में एक बॉडी में कम चार्ज हो जाते हैं और एक में ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है और इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे में आदान प्रदान होने से चार्ज का जो है निर्माण होता है। आप जैसे देख सकते हैं कि अगर इसमें से पहले से अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके इसमें लाया जाए तो इसमें जो है प्लस आयन हो जाता है और इसमें नेगेटिव आयन हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इधर से इधर अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो उस पर इतना ही प्लस आयन बनेगा और इसमें इतना ही माइनस आयन, और इसे हम कहते हैं चार्ज होना। अब रह जाता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो चार्ज का आदान प्रदान होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उसकी संख्या जो होती है इंटीग्रल नंबरों में होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चार्जों को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि चार्ज इंटीग्रल नंबरों में होता है, इस टॉपिक को हम लोग एक क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं कि किसी भी बॉडी से किसी भी बॉडी में अगर चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाए तो उसकी संख्या इंटीग्रल नंबरों में होती है और उसे हम क्वांटाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि आप कितना चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। उसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं Q=NE। तो कितना चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अगर इधर से 10 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र किया गया तो 10 इलेक्ट्रॉनों को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ए से बी में, तो इस बॉडी पर कितना चार्ज बनेगा। तो आप सीधा क्या करेंगे कि 10 से चार्ज की मात्रा हमें अमाउंट पता करनी है इस बॉडी पर बी पर, तो हम क्या करेंगे कि 10 से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 16 × 10⁻⁹ या 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम हो जाता है। तो आप लोगों ने ये सीख लिया कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितने चार्जों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब रह जाती है बात कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, मान लिया जाए कि एक बॉडी Q चार्ज हो गया है और दूसरा बॉडी भी अगर Q चार्ज है, ये इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट अगर डिफरेंट है तो ये दोनों क्या एक दूसरे में कोई असर डालेंगे। तो इस बात को कूलम्ब्स कहते हैं कि डालेंगे। ये दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो फिर रिपेल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वो बॉडी में चार्ज आ जाती है। तो इसी तरह किसी बॉडी में अगर चार्ज मौजूद है और दूसरे बॉडी में भी चार्ज मौजूद है तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इस पर हमें सोचना होगा।
तो अगर दोनों बॉडी को अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, इसकी बात को हम कैसे जानेंगे? तो इस पर कूलॉम्स का जो लॉ है सामने आता है। कूलॉम्स क्या बतलाते हैं हमें कि दो बॉडी अगर दोनों में कोई चार्ज प्रेजेंट है, इस पर सपोज कीजिए Q1 चार्ज है, इस पर अगर Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस अगर R है, तो ये बॉडी इस बॉडी पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दोनों की संभावना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन की भी। तो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेज हुए तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अगर दोनों में एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम अमाउंट का होता है। सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात होगी कि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों धकेलेंगे एक दूसरे को कितना ताकत से, और एक दूसरे को खींचेंगे तो कितना ताकत से। तो आप लोगों ने इस पर जो लॉ है उसको मैं बतलाता हूँ आप लोगों को कि अगर दो बॉडी हैं और दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2, तो दोनों पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों जो भी होगा उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्ज के डिस्टेंस का वो फोर्स जो है स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ये जो लॉ है बहुत सिंपल लॉ है, इसके बारे में आप लोग जो है भली भांति जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसे आप जान लें, अच्छा लगेगा कि अगर दोनों के बीच में जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के अमाउंट का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। ये उसी तरह से है जैसे आप किसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं या किसी को देखकर आप रिपेल होते हैं। तो चार्ज तो हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, चार्ज से रिलेटेड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं। तो आप लोग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमने कहा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट का, और फिर R स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो फोर्स जो है इस तरह का फॉर्म में हम आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया कैसे जाए, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर K एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं, और ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स का एक एक्सप्रेशन आता है कूलॉम के लॉ से। अब ये जो एक्सप्रेशन है उसमें ये K क्या है, तो K जो है मीडियम की परमिटिविटी के नाम से जानते हैं हम लोग। परमिटिविटी जिसको कहते हैं कि आपको आदेश मिल रहा है, दोनों चार्ज को आदेश मिल रहा है कि वो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, और ये जो K है वो हम लोगों का कांस्टेंट है जिसे हम परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, हर मीडियम जब तक अलाउ नहीं करेगा चार्ज को अट्रैक्ट होने के लिए या रिपेल होने के लिए, तब तक वो चार्ज अपने एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो K है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और ये कांस्टेंट जो है परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। अब इसका वैल्यू भी होता है K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन भी साथ में। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, मैंने उल्टा लिख दिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर K का वैल्यू होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर का होता है। दोनों को कंबाइन करने से हम लोगों ने ये देखा, एट वेरिजेस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
और एफ जो है जब ये प्रोपोर्शनल की साइन हम लोग हटाते हैं तो भाई कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट का मतलब जो है आप लोग को मैंने बता दिया कि परमिटिविटी है मीडियम का, जहाँ ये दोनों चार्ज रखे होंगे। और फिर उसका वैल्यू की बात की मैंने कि के, जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और वो जो है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप लोग ये तो समझ चुके होंगे, तो इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसे आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को मैं दूसरी टॉपिक पे जाऊंगा कि एक चार्ज के द्वारा जो फील्ड बनता है, और वो फील्ड जो है उस फील्ड के अंतर्गत अगर कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो जाए तो उस पर उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने पहला टॉपिक आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बताया है वो कूलाम से रिलेटेड है, और उसमें चार्ज का जो नेचर बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं अगर अपने बुक्स को आप स्टडी करते हो तो यहाँ तो मैंने बातें जो बताई है उससे बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को चार्ज से संबंधित जो सीखना चाहिए। तो दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ये तो उनके नेचर साइन पे डिपेंड करता है। और लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे।